संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान पर। और इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, लेकिन देश के दूसरे सबसे उच्चतम पद का उस पद पर बैठे हुए संवैधानिक व्यक्ति का अपमान किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह की मानसिकता यह दिखाता है? बहुत गंभीर मसला है। और जैसे राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू ने अपना जो सोशल मीडिया पर जो लिखा है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, जिसकी बात बार बार हम संसद में और लोकतंत्र में करते हैं, वो जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की भी मर्यादाएं होती हैं। संसद जो है वो रूल बुक से चलता है, पहली बात। दूसरा, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति जो है वो संवैधानिक पद है। ये जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं है, इसको व्यक्ति के अपमान के तौर पर आप मत देखिए, लेकिन राज्यसभा के सभापति का अपमान एक संवैधानिक पद की एक मर्यादा होती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि मिमिक्री ऐसी कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, लेकिन संविधान के दायरे में रहने वाले संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति और संसद के परिसर में हमारे माननीय सांसद इस तरह की मिमिक्री करें, इसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि उनकी नाराजगी हो कि संसद में सांसदों का निलंबन किया गया, जो रूल बुक के अनुसार कार्रवाई उन्होंने नहीं की, उसको मानकर चेयर ने जो कार्रवाई की उस पर उनकी नाराजगी जाहिर की जा सकती है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए और वो भी राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, उनकी संवैधानिक मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए उनकी मिमिक्री करना वाकई गंभीर मसला। और इसलिए राष्ट्रपति जी ने जिस तरह से अपनी चिंता जाहिर की, प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की, फिर लोकसभा अध्यक्ष भी उनसे मिले हैं, उपराष्ट्रपति से, राज्यसभा के सभापति से। तो मुझे लगता है कि, बल्कि मैं समझ रहा था कि विपक्ष की तरफ से कोई एक बयान आता कि ये हुआ है, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, क्षमा मांगते हैं, या जो भी है, एक कंडेम करने की बात। और दूसरे लोग जिन सांसद ने किया, उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं या सदन में नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो सामूहिक तौर पर इसके लिए खुद राज्यसभा के सभापति के पास जाते और कहते कि नहीं, ये व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से रास्ता आगे निकलता और संवाद की जो रास्ता है वो आगे बढ़ता। बिल्कुल। विजय जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि जो भी सांसद हैं जो संसद परिसर में मौजूद हैं, बेहद जिम्मेदारी भरे पद पर हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी का, उनके द्वारा इस तरह का व्यवहार किस तरह से, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय गरिमा है, उसको भी तार तार करना है? मैं तो करीब 30 साल से 35 साल से संसद को कवर करता रहा हूं। संसद में हंगामे भी होते रहे हैं, संसद में विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं, संसद के अंदर भी, परिसर में, बाहर गांधी जी की मूर्ति पर भी, लेकिन इस तरह के व्यवहार, अमर्यादित व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा है। नाराजगी होती है, प्रदर्शन होता है, संसद जो है, पार्लियामेंट की जो सिटिंग्स है वो एडजॉर्न भी होती हैं, एक्शन भी होता है, निलंबन भी होता है, निलंबन को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार निलंबन का मौका आया हो, निलंबन भी लगातार होते रहे हैं और निलंबन के बाद भी फिर से सदन की कार्रवाई चलती है, सदन में काम होता है, लेकिन मर्यादाओं का ध्यान हमेशा रखा जाता है। आपको जानकारी होगी कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह एक रूल बुक है, जिसे पार्लियामेंट के रूल एंड प्रोसीजर बुक कहते हैं, उसी के हिसाब से काम होता है। चेयर पे कोई भी व्यक्ति बैठा हो, वो भी उस रूल बुक के हिसाब से काम करता है, और रूल बुक में सांसदों का जो व्यवहार है वो दिशा दी गई है उसकी कि किस तरह से करना चाहिए, तख्तियां नहीं लानी चाहिए, खासतौर से वेल में आने को लेकर चिंता जाहिर की। और इसमें सबसे रोचक, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई सत्ता पक्ष का या आज की जो सरकार है उनके नियम नहीं है, ये नियम हमेशा से बने हुए हैं संसद में। और जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है, संसद के सत्र शुरू होते हैं, तो आमतौर पे सभी विपक्षी सांसद और सत्ता पक्ष के सांसद बैठकर इस बात को दोहराते हैं कि संसद की कार्रवाई को चलने दिया जाए। आपको याद हो कि प्रधानमंत्री जब भी संसद की सत्र शुरू होता है तो वो कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और सभी लोग चर्चा करें, लेकिन उसमें मर्यादा को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने आज एक बात का जिक्र किया, जब उन्होंने सभापति से फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि मुझे भी लगातार 20 वर्षों से अपमानित किया जा रहा है। तो मुझे याद आ रहा था कि लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, वो हमेशा नरेंद्र मोदी के लिए कहते रहे कि ही इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, कि आप देखिए कि जो मर्जी हो, जो उन पर
आरोप लगाता रहता है, लेकिन कभी उन्होंने इस बात को लेकर कोई एक्शन किसी के लिए लिया हो ऐसा नहीं लगता। और जगदीप धनखड़ का मसला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये राज्यसभा के सभापति का और संवैधानिक पद की मर्यादा का मसला है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और विपक्ष को मेरे ख्याल से इसको रास्ता निकालने के लिए खुद अपने आगे बढ़ना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये गलती हो गई, इस पर माफी चाहते हैं और हमारी मंशा सभापति के सम्मान की नहीं है। बिल्कुल। विजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न पर जो है विपक्ष व्यवहार कर रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्टेटमेंट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज वो व्यथित दिखे हैं और उन्होंने कहा है कि 20 सालों से वो इस व्यवहार को झेल रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के होते हैं, विपक्ष का इस तरह का आचरण किस तरह की मानसिकता दिखा रहा है और इसकी क्या वजह आपको दिखाई देती है? एक जिक्र तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ने किया था अभी अपने भाषण में कि भाई जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए उसमें जो हताशा हुई है, जो हार हुई है, उससे शायद हताश हैं, निराश हैं। लेकिन चुनावों में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हार और जीत तो चलती रहती है। अभी जिन 3 राज्यों में हार हुई है, तो एक राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस की जीत भी हुई है, उससे पहले कर्नाटक, हिमाचल में जीत हुई है। तो चुनावों में हार जीत तो लगातार चलती रहती है। और ये मसला केवल पहली बार नहीं हुआ। आपको याद हो, राष्ट्रपति जी जो हमारे ट्राइबल राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिनका मैं जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री को लेकर तो लगातार ये हमला होता रहता है। तो आप यदि संसदीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा करते हैं तो आप संसद में सरकार को कटघरे में डालें, सरकार को सवाल खड़े करें। बार बार इस पर चर्चा होती है। संसद का सत्र शुरू होता है तो कहा जाता है कि हम सारी कार्यवाही में हिस्सा लेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन हर बार होता है कि संसद को नहीं चलने दिया जाता। और जो महत्वपूर्ण मसले हैं, जैसे अभी चर्चा हो रही है, अभी क्रिमिनल लॉज पर हमारे यहाँ पर चर्चा हो रही है, बिल पर, बहुत महत्वपूर्ण है, देश में पूरा एक बड़ा बदलाव हो रहा है और विपक्ष वहां पर उसमें हिस्सा लेने की बजाय हंगामा करके बाहर आ गया है, कार्रवाई हुई है। तो बेहतर होता है कि सरकार को कटघरे में, ऐसा कई बार मुझे लगता है, माफ कीजिए, कि विपक्ष की शायद मंशा ही नहीं है सरकार को पर सवाल खड़े करने की। क्योंकि सरकार पर सवाल खड़े करने हों तो आप सदन में आएं और एक मर्यादित व्यवहार के साथ सदन में सरकार से कड़े सवाल करें। प्रश्नकाल होता है, वहां पर आप हैं नहीं, जिस पर इतना पैसा खर्च होता है, मेहनत होती है और आम जनता से जुड़े हुए बात होती है। अभी आपने देखा कि एक सांसद के साथ जो निलंबन जिनका हुआ, जिनका लॉगिन को लेकर बाहर चर्चा हुई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि जनता के मसलों को लोकसभा या राज्यसभा में उठाने की बजाय दूसरे काम कर रहे हैं और जिस जिम्मेदारी को जनता ने, जिस विश्वास के साथ उन्हें सौंपा है, उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी भी जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप संसद भवन में इस वक्त देख रहे हैं? बिल्कुल रमा, सदन के भीतर और सदन के बाहर बहुत सारे सांसदों ने जो व्यवहार किया गया विपक्ष के सांसदों की ओर से, उसकी निंदा की है। अपने हाउस के अंदर सुना कैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि व्यथित है पूरा सदन और इसीलिए एक प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि जो कार्रवाई होगी उस दौरान सभी सदस्य खड़े रहेंगे इस एक विरोध के तौर पर और सभापति के सम्मान के तौर पर। लेकिन बाद में सभापति के अनुरोध पर फिर वापस सभी ने अपना आसन ग्रहण किया और कार्रवाई चली। लेकिन हाउस के बाहर भी लगातार सांसद आते रहे और अपनी बात कहते रहे कि आपत्तियां जताना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से एक मर्यादित तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और इसको लेकर के तमाम जो आप कहें कि जो विपक्ष में कांग्रेस लेड जो पार्टीज है उनको छोड़ के बाकी पार्टीज का भी यही मानना है कि एक गरिमापूर्ण तरीके से किसी भी विरोध को रखा जाना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सदन के भीतर बिल्कुल अनुचित है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस लेड अपोजिशन की बात करें, तो वहां के सांसद आकर के अपनी बात कह रहे हैं और उन्होंने अभी तक कोई इस तरह का खेद नहीं जताया है। कल्याण बनर्जी ने खुद आकर के एक सफाई दी, लेकिन उनकी सफाई में कहीं ये खेद नहीं जताया गया अपने व्यवहार के ऊपर। उन्होंने अपने कृत्य का एक तरीके से बचाव किया और ये कहा कि मिमिक्री कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। तो कहीं ना कहीं अभी वो जो पूरा एक विवाद पैदा हुआ है, जो एक पूरा संसद के भीतर और बाहर जिसकी घोर निंदा की जा रही है, उसको लेकर के वो सांसद अभी किसी भी तरह से माफी के या खेद के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, जैसा कि उनसे अपेक्षा की जाती थी, और वही परिस्थिति लगातार कायम है। जी, हमारे साथ विजय जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि
अच्छा, कनेक्ट जिस तरह का जो व्यवहार किया है उसके बाद भी जो खेद की मुद्रा में वो नहीं है और बड़ी ही एक हल्की सी टिप्पणी उन्होंने की है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल वही जो कल्याण बनर्जी साहब को भी मैं देख रहा था, बड़े सीनियर सांसद हैं, टीएमसी के सांसद हैं, और उन्होंने बहुत लाइटली इस बात को अभी रिएक्ट किया और कहा है कि मिमिक्री कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ उन्होंने हालांकि ये कहा है कि वो उपराष्ट्रपति का या सभापति का असम्मान नहीं करना चाहते थे, उनके मन में उनके प्रति सम्मान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए था। और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी अपनी तरफ से, सभी विपक्ष की तरफ से ये खेद व्यक्त करके इस मामले को रफा दफा करना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि सदन के बाहर जैसे कुछ माननीय सांसदों ने उसको वीडियो को बनाया है और ऐसा लग रहा है एक तमाशा वहां पर किया जा रहा है जो संसदीय परंपराओं के कतई अनुकूल नहीं कहा जा सकता। एक छोटी सी बात और कह दूं कि कुछ लोग बार बार चर्चा करते हैं सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली, जो अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, कि वो संसदीय विरोध का समर्थन करते थे। लेकिन संसदीय विरोध का समर्थन वो करते थे, हाउस में वेल में जाना या असंसदीय या गरिमा के खिलाफ जो व्यवहार है उसका समर्थन उन दोनों ही नेताओं ने कभी नहीं किया, बल्कि उन दोनों को आज भी लोग बहुत ही सम्माननीय व्यवहार के लिए याद करते हैं। जी बिल्कुल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, लेकिन संसदीय मर्यादा इस तरह से तार तार नहीं होनी चाहिए। विजय जी, बहुत शुक्रिया तमाम विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए। थैंक यू। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में आईपीसी, सीआरपीसी समेत 3 आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले विधेयक पर चर्चा जारी है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य आम जनता को राहत देना है। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 का उद्देश्य औपनिवेशिक काल में बने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेना है। क्या 0 एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या पुलिस को जो है उस अधिकार से आम लोगों को बचाने के लिए, यदि इस एक्ट में माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने ये आमूलचूल परिवर्तन किया है, तो क्या आम जनता को राहत देने के लिए नहीं किया है? जिस पुलिसिया राज में सांसद तक सुरक्षित नहीं है, जिस पुलिसिया राज में कोई अच्छा आदमी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर तक सुरक्षित नहीं है, क्या उसमें हम पुलिस राज बना देंगे? इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो किसी दबाव में नहीं आए और ये पुलिसिया राज से जो है मुक्त करने का ये बिल लेकर आए। और क्या है इन 3 विधेयकों की मुख्य बातें, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सरकार आपराधिक कानूनों और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है।
अगर बात करें इन 3 विधेयकों की मुख्य विशेषताओं की तो 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह लाए गए भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कम हुई है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, जबकि न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। भारतीय न्याय संहिता से लाए जा रहे बड़े बदलावों की बात करें तो इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया है और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इससे पहले आतंकवाद को यूएपीए और संगठित अपराधों को मकोका जैसे विशेष कानूनों के जरिए दंडित किया जाता था। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामले में पीड़ित को बालिग मानने के लिए उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 497 को भारतीय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी की धारा 498 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 में बरकरार रखा गया है, जो एक पुरुष को दूसरे पुरुष की पत्नी को लुभाने के लिए दंडित करता है। बीएनएस में राजद्रोह कानून को हटाया गया है। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा बिक्री के लिए खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट, मिलावटी दवाइयों और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अपराधों को भी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। इस तरह सीआरपीसी में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं और नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। अगर बात करें बिल की मुख्य बातों की तो अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस जारी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। मृत्यु दंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ये तीनों बिल 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे, जिसके बाद तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। जानकारों के मुताबिक इस नए संशोधन से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 1973 के बाद आईपीसी और सीआरपीसी में बड़ा बदलाव और जिसके लिए 3 बिलों पर चर्चा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। डीके दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो संविधान विशेषज्ञ हैं और विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे संवाददाता हैं। दुबे जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आप इसे मानते हैं और इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, एक चीज समझने की आवश्यकता ये पड़ती है क्योंकि ये तीनों ही कानून आजादी से पहले के हैं और आजादी के पहले से होने के कारण लिटिगेशन और कोर्ट केसेस ज्यादा होने की वजह से इसमें इतने सारे बदलाव हो गए थे। अभी हमारे सामने जो समस्या आती थी कि हम
आईपीसी अलग से दिखाते हैं कोर्ट को और फिर एक जजमेंट साथ में लगाते हैं, और जजमेंटों की भरमार है कि भी हाई कोर्ट का जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो मालूम पड़ा कि आईपीसी कहीं पीछे रह जाती है और हम सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट कोर्ट करते हैं। इन चीजों को, इन सभी ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करते हुए क्या नया कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो हाँ, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमें नए कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उन सभी ऑर्डर्स को जो अभी तक कोर्ट कर चुका है, उन सभी संशोधनों को जो तमाम तरह के कानूनों को पास करके हमने किए, वो किसी एक संहिता में इकट्ठे हो जाएं। तो हमारे पास जो बेसिक मूल संहिताएं हैं उसमें अभी तक आईपीसी आती थी, सीआरपीसी आती थी और एविडेंस आता था। अब इसके बाद हम तमाम तरह के स्पेसिफिक लॉज पास करते थे और स्पेसिफिक लॉ पास करके फिर उनका स्पेसिफिक प्रोसीजर बताते थे। स्पेसिफिक प्रोसीजर के साथ उसका हम ये साक्ष्य बताते थे, और इनके अलग एक सिस्टम चलता था और आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कहीं अलग रख जाते थे। तो फिर क्या है, कोर्ट में इतनी हौच पौच मच चुकी थी कि साहब हम आईपीसी दिखाएं या फिर इसके अलावा जो 1,500 प्रकार के क्रिमिनल कानून हैं, उससे ज्यादा कानून है, उन कानूनों को दिखाएं। तो बात यहां पर आती है कि मूल संहिताएं जो हमारे पास हैं क्रिमिनल लॉज की, वो 3 ही हैं। क्यों ना बाकी जो स्पेसिफिक लॉज अब समय समय पर पास किए गए हैं, क्यों नहीं जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, क्यों नहीं जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशनें आ चुकी हैं और तमाम तरह की एनोमलीज क्रिएट हो चुकी हैं या जजमेंट आ चुके हैं, उन सबको एक साथ फिर से इंक्लूड कर दें। अब ये भी हो सकता था कि इनमें हम संशोधन कर देते, लेकिन संशोधन करके फिर ए लगाते, फिर बी लगाते, फिर सी लगाते, फिर करते। इसकी बजाय नई संहिताएं स्वतंत्रता के बाद के हिसाब से आज जो फॉरेंसिक साइंस कह रही है, आज तारीख में जो हमें एविडेंस चाहिए होते हैं, पुलिस की घेराबंदी करनी होती है, पुलिस के पास एक्स्ट्रा राइट अगर कोई मिल गया है जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो सारी चीजें इंक्लूड करके इन बिलों में हम लेकर आए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बदलाव देखते हैं, किस तरह से आप आम आदमी के ऊपर भी इसका प्रभाव देखते हैं, उसकी सहूलियत देखते हैं, जब कुछ जो धाराएं हैं वो कम की गई हैं और 175 धाराएं जो हैं वो बदली गई हैं, किस तरह का असर? बिल्कुल रमा, आम आदमी और अदालतों पे भार को कम करने के लिए तो सीआरपीसी के तमाम प्रोविजनों को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नए प्रोविजंस लाए गए, जैसा 0 एफआईआर की बात हो रही है या जो जज ऑर्डर की कॉपी है वो अपलोड की जाए समय पर, ये सारी चीजें की गई हैं सीआरपीसी में बदलाव। आईपीसी की जहां तक बात करें तो बिल्कुल अभी जैसा हमारे गेस्ट भी बता रहे थे कि पहले जो आपके पास चाहे आतंकवाद का जो मामला, आतंकवाद जो है वो आईपीसी में अपराध के दायरे में नहीं था, क्योंकि प्री कॉलोनियल, ये कॉलोनियल है, प्री इंडिपेंडेंस एक्ट था जो इससे पहले पूरा था। तो इसमें अब टेररिज्म को भी शामिल किया गया है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी शामिल किया गया है, इसमें जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उनको शामिल किया गया है, मॉब लिंचिंग को शामिल किया गया है। तो जो अलग अलग एक्ट्स हैं आपके, जो कि पहले आईपीसी से अलग, उनको भी आपको एफआईआर करते समय उनको भी शामिल करना पड़ता था। ये सारी चीजें, ज्यादातर जो सेक्शंस हैं, जो अपराध हैं, उनको अब आईपीसी में लाया गया है, कुछ चीजों को हटाया गया है। मसलन गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि राजद्रोह जैसा ये कॉलोनियल कानून अब क्यों हो, हमारा जो कोड है उसमें क्यों हो, जाहिर है इसलिए इसको हटाया गया है राजद्रोह को। इसकी जगह बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजन लाया गया है जिसमें किन कारणों पे इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है वो बहुत ही विस्तार से दिया गया है उसमें। तो एक राजद्रोह को हटाया गया है, कोर्ट्स ने जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए हैं अलग अलग समय पर उनको भी समाहित किया गया है। मसलन एडल्टरी को जो डिक्रिमिनलाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको कायम रखा गया है, इस कोर्ट में उसको शामिल नहीं किया गया है। तो ओवर द ईयर जो बदलाव आए हैं समय के साथ, उनको कहीं ना कहीं समाहित करने की, और जो इररेलेवेंट हो चुके हैं सेक्शंस उनको हटाने की पूरी प्रक्रिया है ये। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब एक टाइमलाइन भी जो दी गई है रमा, खास तौर से जैसे कहा गया है कि जैसे ही बहस सभी पक्षों की पूरी होती है, आपको अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। तो ये टाइमलाइन भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत लेके आएगी लिटिगेंट्स के लिए। बिल्कुल दुबे जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे भी जानना चाहेंगे कि अदालतों पर तो बोझ कम करने की कोशिश की गई है, इसके साथ ही जो न्याय मिलने में, जो त्वरित न्याय की हम बात करते हैं, जो देरी होती है उसको कितना पाटा जा सकेगा और कितनी जल्दी कानून जो अपराध है उस पर लगाम लगाने में भी कितना महत्वपूर्ण ये होगा?
देखिए, ऐसा होता था कि ज्यादातर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते समय जब वो चार्जशीट बनाती थी तो चार्जशीट बनाने में बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती थी, कौन कौन से कानून क्या क्या कह रहे हैं, और उसमें भी छूट जाता था, कभी इधर का उधर हो जाता था। तो जब एक जगह पर सारी चीजें संहिताबद्ध हो जाएंगी और नए सिरे से आज की आधुनिक समय के अनुसार होगा, तो फिर पुलिस को चार्जशीट सबमिट करने में बहुत कम टाइम लगेगा। कोर्ट को कॉग्निजेंस लेते समय उतनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी, वो कम हो जाएगा। फिर जब जिस समय चार्ज फ्रेमिंग होते थे कि हम केस किस पर चलाएं, तो तमाम तरह के कानूनों को हम इकट्ठा करके लाते थे, तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को लेकर आते थे, वो भी प्रक्रिया कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामान्य आदमी, भाई लॉयर तो मैं समझ सकता हूं कि चार चीजें इकट्ठी कर सकता है, लेकिन आदमी कैसे पता करे कि वाकई में उसके लिए क्या है क्या नहीं है, और क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि उसको एक जगह पर सब कुछ मिल जाए। तो ये कोशिश की गई है कि एक जगह पर मिले, इससे बहुत कुछ लाभ हमको मिलने वाला है और प्रक्रिया लगभग 50% रिड्यूस होने वाली है। बिल्कुल, एक बड़ा लाभ। और जो देरी कही जाती है अक्सर न्याय मिलने में या अपराध पर शिकंजा कसने में, उसमें भी तेजी आएगी। बहुत शुक्रिया दुबे जी और विकास भारती हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर इतने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले मिड डे प्राइम में लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़।